करीब आधे घंटे से ये मुलाकात चल रही है। बहुत सारी डिफेंस डील को लेकर है, व्यापार को लेकर है, तो इसी के साथ चित्रा 5G को लेकर 6G को लेकर बल्कि अब बहुत उत्सुकता है कि क्या उस पर भी कुछ बात आगे बनेगी। देखिए, पूरी उम्मीद कर सकते हैं कि इस पर भी कुछ बात आगे बढ़ रही हो, चूंकि अंदर मुलाकातों का दौर शुरू हो चुका है और द्विपक्षीय वार्ता लगातार जारी है। तो उम्मीद यही कि जिन तमाम मुद्दों का जिक्र अंजना आपकी ओर से किया गया है, उन तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी, चर्चा होगी। लेकिन इन सब के बीच देखिए, परस्पर दोनों नेताओं के जिस तरह के बयान सामने आते रहे हैं, चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, समय समय पर दोनों देशों के बीच आर्थिक मोर्चे पर एक साथ एकजुट होकर कैसे आगे बढ़ा जाए, व्यापार को और ज्यादा कैसे आगे बढ़ाया जाए, दोनों ही देशों के नागरिकों के जीवन स्तर को और ज्यादा कैसे उठाया जाए। अमेरिका में जो भारतीय नागरिक रहते हैं उनको लेकर भी हम सब जानते हैं कि किस तरह से राष्ट्रपति बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातें कही थी और ये कहा था कि व्हाइट हाउस के दरवाजे देखिए आज इन सब लोगों के लिए खुल गए हैं। तो वहां पर जोरदार तालियां भी बजी थी, नारेबाजी भी हुई थी जब हम सब ने 23 जून की वो तस्वीरें देखी थी। कुल मिलाकर एक अलग तरह की केमिस्ट्री है, लेकिन इसके जरिए दोनों देशों को किस तरह का फायदा होता है। और चूंकि ये G20 का एक तरफ तो द्विपक्षीय वार्ता चल रही है, दोनों देश परस्पर आगे कैसे बढ़े, चीन को लेकर दोनों देशों की परेशानी तकरीबन एक सी है, हिंदुस्तान के संदर्भ में भी अगर हम देखें और अमेरिका के संदर्भ में भी देखें। ऐसे में अगर दोनों के बीच जिस भी मोर्चे पर साझेदारी बनती है तो वो चीन को यकीनन खटकेगी। चीन ऐसा नहीं चाहेगा, लेकिन हिंदुस्तान यहां पर तमाम दूसरे देशों के दबाव को अलग इतर करते हुए अपने निर्णय आज की तारीख में खुद लेता है। इसी वजह से रूस यूक्रेन युद्ध से लेकर आज तक की स्थिति को हम सब ने देखा, भापा और इसको समझा है। लेकिन इससे भी आगे बढ़ते हुए देखिए, G20 को लेकर कल बड़े कार्यक्रम होने हैं, जिसमें वन अर्थ के एक प्रोग्राम में सुबह सुबह राष्ट्रपति जो बाइडेन शामिल होंगे। उसके बाद सेकेंड हाफ का जो कार्यक्रम होगा वन फैमिली को लेकर, उसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे। और उसके अगले दिन 10 तारीख को जो बाइडेन राजघाट पर जाकर वहां पर महात्मा गांधी को अपने श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दिखाई देंगे। जो बाइडेन के लिए हिंदुस्तान का दौरा इसलिए भी काफी ज्यादा अहम हो जाता है क्योंकि पहली बार वो भारत आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अमेरिका में या अलग अलग मोर्चों पर उनकी कई बार मुलाकात हो चुकी है, लेकिन 140 करोड़ आबादी वाले मुल्क में अमेरिका के राष्ट्रपति का आना, यहां पर व्यापारिक साझेदार को आगे बढ़ाना, रक्षा के क्षेत्र में भी देखिए रूस को लेकर बार बार अमेरिका की ओर से, अन्य पश्चिमी देशों की ओर से भारत पर लगातार दबाव बनाया गया था, लेकिन उसके बावजूद हिंदुस्तान ने उन बातों को स्वीकार नहीं किया। ऐसे में अमेरिका एक अलग स्ट्रैटेजी के तहत वो चाहता है कि जो रक्षा सौदे हैं, जो 2020 में हम सब ने देखा था तकरीबन 50% रशिया के साथ थे और 12 से 14% के आसपास ही हमारे अमेरिका के साथ हैं, उसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। अमेरिका का पूरा जोर इस बात को लेकर भी है कि रूस पर हमारी जो निर्भरता है उसको कम करके अमेरिका उसमें भी पार्टनरशिप की अपनी अहम और बड़ी भूमिका निभाए। आर्थिक क्षेत्र में भी दोनों देश किस तरह से आगे बढ़े, इसको लेकर भी क्या बड़ी बातें निकलकर सामने आती हैं, कौन कौन से मुद्दे हैं, जिसका जिक्र सुबह से ही हम कर रहे हैं। क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का यहां पर आना, द्विपक्षीय वार्ता में सबसे पहले शामिल होना, हिंदुस्तान को लेकर, नरेंद्र मोदी को लेकर, 140 करोड़ की इस आबादी को लेकर उनका किस तरह का कंसर्न है, ये तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन भी आ गए हैं। तमाम ऐसे देश आ रहे हैं जिसमें आप मतलब बात करने को इतना कुछ है। जियोपॉलिटिकली अगर आप देखिए तो तुर्की की जो भूमिका रही है, हर देश, चाहे वो कनाडा के प्रधानमंत्री आ रहे हो, अब तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन आए हैं, वो देखिए उन्होंने टर्की से नाम तुर्की किया, थोड़े ट्रेडिशनल माने जाते हैं, थोड़ा उनका जो नजरिया है चीजों को लेकर उसकी भी चर्चा होती है वैश्विक मंच पर भी, रूस यूक्रेन की जंग के बीच में भी जो उनका स्टैंड है उन सब को लेकर। और ये आप उनकी तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। तैयब एर्दोगन का स्वागत हिंदुस्तान की जमीन पर दिल्ली में अब वो भी पहुंच चुके हैं। वहां पर कौन से केंद्रीय मंत्री उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे, कुछ ही देर में दिख जाएगी तस्वीरें। ये देखिए ये एक से बढ़कर एक आ रहे हैं। और देखिए आप मतलब जैसे हम बैठे हैं, मतलब जियोपॉलिटिकली आप सबकी पोजीशनिंग देखें और कूटनीतिक तरीके से उनके रिश्ते देखें तो भारत के साथ बहुत दिलचस्प है। डोगरा साहब, आपके लिए तो आज मतलब खजाना खुल गया एकदम डिप्लोमेसी वाला। जी, तो पहले वो ट्रूडो साहब आए जो भारत के बड़े हमदर्द हैं, अब एर्दोगान आए जो भारत के और भी ज्यादा हमदर्द हैं। तो इन्होंने एर्दोगान ने स्पेशली की तस्वीरें दिखा दीजिए एक बार। एर्दोगान स्पेशली, मैं तो इनको जानता हूं जब से इन्होंने पहला कदम रखा था अपना सत्ता में, तब से मैं इनसे मिला हूं, काफी बार मिला था। तो शुरू में तो इन्होंने काफी रुख अपना सॉफ्ट रखा था टर्की के अंदर। वो खुद भी वोट पॉलिटिक्स के शिकार हैं, वोट बैंक की पॉलिटिक्स के शिकार हैं। आपने देखा एक नेता को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हार्डन होते हुए, और उन्होंने एकदम जिसे क्या कहा जाए, कट्टर पोजीशनिंग
अपने पूरे कंट्री के लिए कर दी है। क्योंकि एक वक्त था जब खुले मिजाज के जो इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाले लोग थे वो सब टर्की को हेवन की तरह देखते थे कि हम बंदिशों से मुक्त होकर वहां पर जी सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने बहुत ही मतलब जिसे कहते हैं कट्टर पोजीशनिंग एक पूरे मुल्क की कर दी। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, क्योंकि इस्तांबुल में आप जाते तो ऐसा लगता था कि यूरोप की किसी आप सिटी यूरोप में के जा मुल्क रहे में हैं। पर और वहां है भी एक यूरोप साइड, एक एशियन साइड, मतलब बहुत खुले मिजाज का एक मुल्क था पर इन्होंने इस्लामिक। बिल्कुल जैसे होता है ना, एटमॉस्फेयर इतना कॉन्स्ट्रेंट कर दिया है कि टर्की में अब सांस लेना भी मुश्किल हो गया लोगों के लिए, टर्किश लोगों के लिए। दूसरा ये है कि ये डबल साइडेड है। जहां तक अपना स्वार्थ है तो वो ये नहीं देख के कि टर्की ने जाके सीरिया की लैंड को कब्जा कर लिया है, हाँ। पर रूस ने यूक्रेन पे हमला किया, इसके ऊपर वो नेटो, क्योंकि नेटो के मेंबर हैं, नेटो के साथ जाके रूस के ऊपर सर भी चढ़ते हैं, उनसे कंसेशन भी लेते हैं, और साथ में ये भी दिखाते हैं कि रूस का तो हम सिर्फ एक अकेला मुल्क है जो उनका मित्र है नेटो के अंदर। सो ये काफी बहरूपिया इंसान है। मतलब इतना आगे जाकर बोलते हुए मैंने डोगरा साहब को बहुत कम सुना है। डिप्लोमेटिक रिलेशंस में ये चीन के लिए कहते हैं कि आवर रिलेशनशिप विद चीन इज नॉट इन द पिंक ऑफ हेल्थ, मतलब गुलाबी सेहत में अभी हमारे रिश्ते नहीं गुजर रहे हैं। लेकिन ये अशोक सज्जनहार साहब भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी रुख जल्दी से कर लेते हैं। प्रसून शर्मा हमारे साथ डायरेक्टर चाइना सेंटर इंडिया ग्लोबल के जुड़ गए हैं। जल्दी से एक आपसे कमेंट ले लेते हैं, एक के बाद एक तमाम राष्ट्राध्यक्ष पहुंच रहे हैं। एर्दोआन की तस्वीरें आई हैं, जो राष्ट्रपति हैं तुर्की के, वो भी लैंड कर चुके हैं, और इसी के साथ जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बातचीत हो रही है। ली क्यांग प्रीमियर आए हैं चाइना के, लेकिन चूंकि आप डायरेक्टर हैं चाइना सेंटर के, मेरा प्रश्न आपसे यही रहेगा कि जब इतने ताकतवर मुल्क मिल रहे, विकसित भी हैं, विकासशील भी हैं, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों को अपहोल्ड करने वाले देश हैं, ऐसे में मुझे लगता है कि ये चीन का सबसे बड़ा लॉस है कि वो आज इसका हिस्सा नहीं है। हाँ, ली क्यांग के जरिए बातचीत तो होती ही रहती है, हर मुल्क पार्टिसिपेट तो कर ही रहा है। जी बिल्कुल अंजना जी, और मैं ये कहूंगा कि ये जो G20 है, जो दशकों से भारत का एक जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा भारत के खिलाफ चलता था, उसका जवाब है ये। जो लोग कहते थे ये बैलगाड़ी का देश है, वो आके देखेंगे कि इसी देश ने एक हॉलीवुड के हाफ बजट में चंद्रयान ना सिर्फ बनाया, उसको चांद पे पहुंचाया, और ना सिर्फ अपने लिए पिछले 5 साल से 20 मुल्कों के लिए 177 सैटेलाइट्स लॉन्च करी। जो लोग भारत को कहते थे ये छोटे दुकानदारों का देश है, उसने 100 यूनिकॉर्न पैदा किए और आज टॉप 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम है। और जो लोग कहते थे ये गरीब मुल्क है, वो आके देखेंगे कि भारत ने 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दिया कोविड के दौरान। तो ये उभरता सामर्थ्य और आज का भारत है, जो ये 20 सबसे पावरफुल नेता आके देखेंगे कि भारत का सच क्या है और कैपेसिटी और कैपेबिलिटी क्या है। इसी कारणवश ये लोग आ रहे हैं भारत में। और अगर चाइना नहीं आ रहा है, तो अगर आप कहिएगा कि भाई आज तक ही क्यों है भारत मंडल में, बाकी पीछे जो रह गए वो कहाँ हैं, तो चाइना का भी वही हाल है। जब आप रेस में आगे चल रहे हैं तो हम पीछे नहीं देखते कि कौन कितना रह रहा है, हम अपने लक्ष्य पे फोकस रखते हैं, और भारत वही कर रहा है और प्राइम मिनिस्टर मोदी भी वही कर रहे हैं।